हाँ बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट पार्ट में वीडियो के, ठीक है, हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हम लोग जो है इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट के पीछे में इतने हाथ धो के क्यों पड़े, उसका भी एक रीज़न है अपना। क्या रीज़न है? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट अपन को बहुत सारी जगह जहाँ अपन लो ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं वहाँ पे अपने काम आता है। सो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अपन को एन फैक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एन फैक्टर। सो हाउ टू फाइंड एन फैक्टर वो अपन ने पूरा लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया है। अभी हमारा कहानी शुरू होगा उन चीज़ों को अपन को काम में लेने का, एप्लीकेशन ऑफ दैट विच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो पहले एक छोटा सा पॉइंट ये, कंपैरिजन बिटवीन मोल एंड इक्विवेलेंट। कंपैरिजन बिटवीन मोल एंड इक्विवेलेंट। कंपैरिजन बिटवीन मोल एंड इक्विवेलेंट, इसकी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो बच्चों, जो मोल का और इक्विवेलेंट का रिश्ता है आपस में, वो रिश्ता ये है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा के चलते हैं। मोल में और इक्विवेलेंट में अगर मैं कंपेयर जो है करता हूं तो ऐसे हम लोग कह के चलेंगे। चलो ठीक है, ये हम लोग लगा सकते हैं। दो चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखो आप, इसमें ध्यान रखने वाली बातों में ये है कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है अपना 8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 1। ये दो चीज़ और ध्यान में रख लेना। एक क्वेश्चन कराऊँ इसमें, सिंपल सा आसान सा, लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 equivalent of oxygen. Find the volume of 2 equivalent. Find the volume of 2 equivalent of oxygen at STP. Find the volume of 2 मतलब 2 equivalents of oxygen at STP. STP पर 2 equivalent oxygen का अपन को वॉल्यूम बताना है कितना होने वाला है। ओके चलो देखो, तो 2 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम हमको निकालना है बच्चों। एक बात ध्यान रखो, हमारे कुछ सीखे हुए अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे लंबे टाइम तक चलते हैं। लंबे टाइम चलने का मतलब, हमको अगर वॉल्यूम निकालना होता है एनटीपी एसटीपी, वी नो वेरी वेल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में 22.4। वी नो वेल, आसान है, सब जानते हैं। चलो तो ये हम लोग जानते ही हैं। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले मोल्स तो निकालूं। मोल कैसे निकालें? देखो बच्चों, मोल के लिए अपन को अमाउंट चाहिए। तो ये अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है कि जो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग ये भी लगा सकते हैं बच्चों। देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइड में इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन डिवाइड में इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हमें पता है बच्चों 2 हैं, इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का 8 होता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं 2 मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है 8 दिया गया 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जो है हमारा मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें मिल जाएगा। 16 ग्राम हमें मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिल जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है बच्चों? तो ऑक्सीजन का जो मास हमें मिलेगा दैट विल बी 16 ग्राम। ओके क्लियर है? तो ऑक्सीजन का जो मास मिलेगा दैट विल बी 16 ग्राम। हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दैट? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। तो वॉल्यूम के लिए अपन को ये लगाना पड़ेगा मोल्स मल्टीप्लाई में 22.4। हाउ टू फाइंड मोल्स? मोल्स फाइंड करने के लिए अपन को गिवन मास डिवाइड में मोलर मास 32 मल्टीप्लाई में 22.4 लगा दीजिए। इट्स 1/2 मल्टीप्लाई में 22.4 लगा दीजिए। इट्स 11.2।
लीटर, 11.2 लीटर यहाँ पे आ जाएगा। सुन पा रहे हैं मेरी बात क्लियरली? चलो आगे हम लिखेंगे भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जैसे स्टोइकियोमेट्री का अपना एक नियम है, वैसे अपना जो इक्विवेलेंस वाला जो पार्ट है उसका भी अपना एक नियम है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? पहले एक एग्जांपल लिखें तो बात को बेहतरीन तरीके से हम समझ पाएंगे जो मैं स्टेटमेंट आपको लिखाना चाहता हूं। देखो मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे ये ले रहा हूं N2 प्लस में 3H2 से मैंने लिख दिया 2NH3। N2 प्लस में 3H2 से मैंने यहां पे लिख दिया 2NH3। ओके बच्चों, इसका कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका अपना 2 है। तो इनके कोफिशिएंट कितने कितने? 1 है, 3 है और यहाँ पे 2 है। मतलब अपन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री काम में ले तो एक बात हम बोलेंगे, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से मिलकर इसका 2 मोल बनाएगा। ओके, क्लियर है? अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करता हूँ बच्चों, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जितने इक्विवेलेंस जो है इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के काम आएंगे उतने ही हाइड्रोजन के काम आने वाले हैं, उतने ही इक्विवेलेंट अमोनिया के प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ N2 equals to number of equivalent of H2 equals to number of equivalent of अमोनिया। उतने ही इक्विवेलेंट अमोनिया के प्रोड्यूस होने वाले, उतने ही इक्विवेलेंट अमोनिया के प्रोड्यूस होने वाले। क्लियर है? सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं, आसान सा पार्ट है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का स्टेटमेंट आप जरूर नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट हमारा ये रहेगा, प्लीज नोट इट। इन ए केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, number of equivalent of all reactants and products, number of equivalents of all reactant and products are same, number of equivalent of all reactant and products are same। मतलब जो भी reactant है प्रोडक्ट उन सभी के number of equivalent सेम होते हैं या इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सर इट इज समथिंग डिफिकल्ट? नो, डेफिनेटली नॉट। क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ। बाकी स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ जी, जितने इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के काम आएंगे तो सर इसका मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाने के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे 3 नहीं भी लगा होता तो भी ये बात लिखने मुझे कोई असुविधा नहीं होती। अगर यहाँ पे ये 3 नहीं भी लगा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट ये भी है कि स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए अपन को रिएक्शन का बैलेंस करना जरूरी होता है या बैलेंसिंग होना मस्ट है। नहीं तो हम लोग, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में कोफिशिएंट तो कम आते हैं, लेकिन while using law of equivalence we need not to balance the given reaction। हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, उनके बीच में अपना स्टेटमेंट कॉमन हम लोग लगा सकते हैं। अब मैं आपको जरूर यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको सिखा के चल रहा हूँ, बिकॉज वो तो आपको क्लियरली अच्छे वे में आना ही चाहिए, मस्ट है, दैट इज ओके। प्लीज नोट इट। हाँ जी, तो जो इक्विवेलेंट्स का हमारा लो है उसके अकॉर्डिंग में एक बात जो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा रहा हूँ वो ये 3 फॉर्मूला लिखाऊंगा। सबसे पहला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास डिवाइड में इक्विवेलेंट मास। पहला फॉर्मूला हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। ओके,
चलते हैं 3 नंबर पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। हाँ बच्चों, एक बात आप इसी फॉर्मूले को ये भी लगा सकते हो। देखो नंबर ऑफ मोल्स का जो हमारा फॉर्मूला, वो चाहे तुम इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, बात सेम है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ये भी चलेगा। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है मोलरिटी मल्टीप्लाई में एन फैक्टर, और मल्टीप्लाई में वॉल्यूम तो अपना चल ही रहा है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम तो हमारा चल ही रहा। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज है ना, और इसी में कुछ थोड़ा बहुत मैंने और किंतु परंतु ऐड किया, ये तो बिल्कुल भैया अपन को क्लियर होना चाहिए, ऐसे ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे दिमाग में छपा हुआ। ओके, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। एकदम आसान से क्वेश्चन से मैं शुरुआत कराऊंगा, चिंता नहीं करें, हर एक बहुत ही इजी से क्वेश्चन से, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO2। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO2। CO2 में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, वी नीड टू फाइंड दैट। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO2। चलो देखते हैं। तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली, यहां पे कार्बन प्लस में O2 से हमने CO2 बना दिया, कार्बन प्लस में O2 से हमने CO2 बना दी। चलो, तो बच्चों एक बात मैं कह सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2, number of equivalent of carbon, number of equivalent of O2, number of equivalent of CO2। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो, इन सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, इन सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। हाँ जी, श्योर होते हैं। अब अपन को उन दो के बीच में इक्विवेलेंट इक्वल कर देना है जहां से अपना काम हो जाए। हमें कार्बन का इक्विवेलेंट मास निकालना बच्चों। देखो एक बात आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कार्बन का हमने 1 मोल काम में लिया है, नो डाउट। हमने ऑक्सीजन का भी 1 मोल काम में लिया है। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलकर 1 मोल CO2 बना रहा है। हाँ जी श्योर। तो 1 मोल कार्बन आ रहा है काम, इसका मतलब कार्बन का कितना ग्राम काम आ रहा है बच्चों, बोलो 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का हमारे साल कितना ग्राम काम आ रहा है इसका बोलो 32 ग्राम। तो इन दोनों के बीच में मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहाँ पे लगा देता हूँ। तो कार्बन का 12 ग्राम काम आया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ई हमको नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, ये हमने लेट कर लिया। ऑक्सीजन का 32 ग्राम काम है और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है 8 होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से ई जो आएगा दैट विल बी 12 डिवाइड में 4, मतलब ये आ गया अपना 3। तो ये इक्विवेलेंट मास का हमेशा यूनिट हम लोग ग्राम लगाते हैं, तो आंसर जो होगा अपना वो 3 ग्राम यहाँ पे होने वाला है। बोलो ओके और नॉट ओके? आई थिंक इट्स ओके। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुन ले, इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं थोड़ा सा भी डाउट प्रॉब्लम आपको फेस हो रही होती है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में एक वेरिएशन करता चलूँगा, और थोड़ा नहीं मतलब जितने भी क्वेश्चन करेंगे 5 एक 6 जो भी 7 एक जितने भी, हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल एक फ्रेश कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे ताकि उतनी चीज़ें हम लोग नहीं सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हेन 2 ग्राम of a metal, 2 gram of a metal is placed in a dilute acid solution, then 448 ml 448 ml H2 gas, 448 ml H2 gas is released, 448 ml H2 gas is released, then find out equivalent weight of the metal। मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमें बताना कितना होने वाला है। चलो करते हैं ट्राई। देखो बच्चों, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है
एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट आपने जरूर सुना होगा, जब हम किसी मेटल को एसिड के सॉल्यूशन में मिलाते हैं, ये हमने यहाँ पे कोई भी एसिड सॉल्यूशन को HX से हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो इसमें मिलाने से एक तो बनता है सॉल्ट और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। सो दिस इज एसिड। ये गैस के रूप में रिलीज होता है और ये यहाँ पे सॉल्ट बनता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमें कहा गया है इसका 2 ग्राम काम आने पर जो H2 गैस है उसका 448 ml जो है वॉल्यूम STP प्रोड्यूस हुआ है। 448 ml H2 गैस इज फॉर्म्ड एट STP। अगर मैंने वर्ड STP मिसिंग कर दिया है, शायद नहीं किया होगा, तो आप उसको मेंशन कर लेना, ये सब STP पे हो रहा है, हालांकि मिसिंग नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो बच्चों, मैं एक बात बोलूंगा, अपन को एक बात कहने में कोई असुविधा नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HX इक्वल टू MX इक्वल टू H2। ये बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होने वाला है। लेकिन खास बात, कौन से 2 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम इक्वल करेंगे, दैट विल डिपेंड, उस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे को किसका क्या दिया, किसको हमसे क्या पूछा है। मान लो सॉल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कितना ग्राम बना, नहीं बना, क्या बना, नो आइडिया एट ऑल, तो उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। एसिड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेटल का अमाउंट पता है, H2 गैस का पता है, तो इन दोनों के बीच में मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इन दोनों में लगाने वाला हूं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। व्हाई डिड यू चूज दीज टू टू यूज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? उसका रीजन बड़ा सिंपल है, जिनके बीच में लगाने से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा हो, जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखा हो, जिनका पूछा गया हो, उन सबको मिला के शामिल करते हैं। दैट्स इट। ओके, तो यहां पे मैं कह दूंगा इन दोनों में, मेटल में देखो, पहले एक चीज और देखें हम लोग, यहां पे मोल्स ऑफ H2 गैस 448 में 22,400 से डिवाइड करो, वी विल गेट 1/50। 1/50 मोल H2 गैस के बने हैं, NTP STP निकाले, तो यहां पे मैं अगर मास निकालता हूं इसका, मास ऑफ H2 गैस, तो ये मोल मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है 2, तो ये आएगा 1/25। मास ऑफ H2 गैस आ जाएगा 1/25। ओके, चलो देखो, तो यहां पे मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा कि मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो मेटल का 2 ग्राम यूज हुआ है, हाँ श्योर। मेटल का इक्विवेलेंट मास नहीं पता यार, उसी की तो कोशिश चल रही है हमारी, तो उसको हमने लेट कर लिया E। इक्विवेलेंट मास को E से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं बच्चों। H2 गैस का 1/25 ग्राम बना है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है, श्योर। सो वी विल गेट 2 डिवाइड में E इक्वल्स टू 1/25, E विल बी 25 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू 50। 50 ग्राम हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ओके, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन ए मेटल ऑक्साइड, in a metal oxide 40%, in a metal oxide 40% metal is present, 40% metal is present. If atomic weight of the metal is 24, atomic weight of the metal is 24, then find out, atomic weight of the metal is 24, then find out general formula of metal oxide। मेटल ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, वी नीड टू फाइंड दैट। ओके, लेट्स चेक इट। ओके, तो यहां पे एक बात हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि मेटल जो है ऑक्सीजन से मिलकर मेटल ऑक्साइड MOX बना रहा है। ठीक है, ओके, देखो अब क्वेश्चन की कंडीशन जो दिया उसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन इसमें 40% है, तो भैया ऑक्सीजन 40 है और सिर्फ मेटल ऑक्सीजन दोनों ही है मेटल ऑक्साइड में, तो फिर मेटल स्टार्ट होना ही पड़ेगा ना यार, क्या इलाज है बोलो। इट इज 60%।
मतलब परसेंट को मैं ये भी तो कह सकता हूँ यार, इफ वी टेक 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड दैट मीन्स दिस विल बी 40 ग्राम एंड दिस विल बी 60 ग्राम। ठीक है, बात हजम हो रही है, नो प्रॉब्लम। 100 ग्राम में 40, ये 60 है, तो ये 100 ग्राम होता है तो ये 40 होता है, तो क्यों मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 60 ग्राम मेटल जब 40 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मिल मिला के ये बनाता है। अरे ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं, मान लो ना, कहाँ प्रॉब्लम है, ये 40 ये 60, मतलब ये 100 में से ये 40 है, तो इसका 40 के 60 से मिलकर 100 ही तो बनाएगा। सर आपने मना किया था स्टोइकियोमेट्री को हम लोग ग्राम में कभी नहीं लगा सकते। मैं कब कह रहा हूँ स्टोइकियोमेट्री में, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इसका एक है कोफिशिएंट या एक है तो एक और एक मिलकर उसके सामने वाले कहेगा, नो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो परसेंट के बेसिस बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा बच्चों, इस दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑटो। ठीक है, कैसे निकालोगे, मेटल का 60 डिवाइड में E, ये E कहाँ से आया है, लेट किया है, 40 डिवाइड में ऑक्सीजन का अपना 8 होता आया है, कितनी बार गया, 5 बार, तो यहां से बच्चों हमें E मिलेगा 12। इक्विवेलेंट मास आ जाएगा अपना 12। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये कहता है कि मेटल का एटॉमिक मास 24 है, वे टू यूज दिस। देखो बच्चों, एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वैलेंसी का, वैलेंसी होता है एटॉमिक वेट अपॉन डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट। हम इस फॉर्मूले को किसी भी एंगल से काम में ले सकते हैं, मतलब वैलेंसी निकालने के लिए भी ले सकते हैं, एटॉमिक मास निकालने भी ले सकते हैं और इक्विवेलेंट मास निकालने भी ले सकते हैं। हमारे को भगवान की कृपा से एटॉमिक वेट और ये दोनों दिया, ये में निकालना है, थोड़ा सा कुछ बाकी थोड़ा भगवान ने अपन निकाल लेंगे। तो वैलेंसी ऑफ द मेटल जो आने वाला है वो हो जाएगा, एटॉमिक मास 24 है, इक्विवेलेंट मास 12 है, 2 आ गए। बच्चों अगर मेटल का वैलेंसी 1 होता है, वैलेंसी मेटल आयन मेटल ऑक्साइड, देखो वैलेंसी अगर 1 होता है तो मेटल पे चार्ज आएगा और +1 आएगा, ओके, तो मेटल पे +1 चार्ज प्लस में ऑक्साइड, ओके, तो ये बनेगा, यहाँ 2 है तो इसको यहाँ लगा दो, तो ये आ जाएगा M2O। वैलेंसी अगर 2 है तो मेटल पे आएगा M+2, ओके, यहाँ हो जाएगा हमारा M+2 और ये हमारा O-2, ये आ जाएगा MO। 3 नंबर पे M+3, वैलेंसी 3 होने पर +3 साथ में O-2, ये आ जाएगा हमारा M2O3। यूनिट सम एग्जाम्पल्स, श्योर, ये हो गया अपना Na2O, ओके, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, ये हो जाएगा हमारा Al2O3। तो ये हम ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे वाले वैलेंसी कितना बच्चों, 2, तो 2 होने पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। तो सर अगर अपन को एमओ ही निकालना था, आपने इतने सारे क्यों लिख दिए, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। मान लो वैलेंसी 1 आ जाएगा तो क्या करोगे, तो फिर अपन को M2O बनाना पड़ेगा। वैलेंसी 3 आने पर अपन को M2O3 भी बनाना पड़ेगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, प्लीज नोट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लिखो, ऑन रिडक्शन 3.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड, on reduction 3.6 gram metal oxide gives 3.2 gram of metal, 3.2 gram of metal. If vapor density of the metal is 32, then find out general formula of the metal oxide. फाइंड आउट जनरल फॉर्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला है क्या होगा, देखो
चलें क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। बच्चों ये है मेटल ऑक्साइड, इसको एमऑक्स से रिप्रेजेंट कर दो। हमें करना है रिडक्शन, तो रिडक्शन से हमें मेटल मिलने वाला है, ठीक है, उससे हमें मेटल मिलने वाला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने 3.6 ग्राम का रिडक्शन किया है, उससे हमको 3.2 ग्राम मेटल मिला है। यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली? ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, मैं मेटल का इक्विवेलेंट वेट ई लेट कर रहा हूं। ओके, तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं बच्चों, ओके, वैसे ही मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहूंगा। किसका? एमओएक्स का। किसका? एमओएक्स का। मेटल का ई है, हाँ जी। ऑक्सीजन का 8 होता है, बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन एक्स टाइम आया तो ई प्लस में 8x लिख देना, और लिखने के बाद में जरूर बोलना कि तूने ये क्या कर दिया रे मानव, गलत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो ये शामिल नहीं करते हैं बच्चों, हम एक ही काम करते हैं। मेटल का ई है तो ई, ऑक्सीजन का 8 है तो 8। ये नहीं कि यहाँ M2 लिखा होता तो E इंटू 2, नो, बिल्कुल नहीं करते। ये आएगा E प्लस प्लस में 8। इनका कोई रोल नहीं होता कि कौन कितनी बार आया है, किसमें? इक्विवेलेंट मास निकालने में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ MOX इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ M। तो MOX का कितना ग्राम है? 3.6 ग्राम है। डिवाइड में आ जाएगा अपना E प्लस प्लस में 8 आ जाएगा। सामने हमारा 3.2 ग्राम है, हाँ जी बिल्कुल है। और मेटल का हमने E लगा दिया, डेसिमल से डेसिमल हटता आया है। 4 से उड़ा दो 8 आएगा, 4 से उड़ा दो 9 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9E इक्वल्स टू हो जाएगा 8E प्लस में 64 आ जाएगा। E इक्वल टू 64, मतलब हमारा इक्विवेलेंट मास जो आ गया वो 64 आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास 64 हमारा आने वाला है। वैलेंसी निकालेंगे कैसे, देखो। तो यहाँ पे वैलेंसी जो आएगा इक्वल्स टू हो जाएगा एटॉमिक वेट डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट। बच्चों एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल जो होगा ये होता है 2 मल्टीप्लाई में वेपर डेंसिटी। सर हमको नहीं पता था, सीख लेना, न्यू फॉर्मूला हो सकता है, काम नहीं पड़ा हो पहले। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एटॉमिक वेट या जो भी मॉलिक्यूलर वेट है वो मिल जाएगा। इफ यू टॉकिंग अबाउट एन एटम तो मिलेगा एटॉमिक वेट, इफ यू टॉकिंग अबाउट ए मॉलिक्यूल वी विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट। कैसे करेंगे? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, चलो, तो यहां से ये आ गया कितना अपना वेपर डेंसिटी, हमने 32 बोला है, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 32 मल्टीप्लाई का मतलब 64 आ जाएगा। तो बच्चों यहां से ये आ गया एटॉमिक मास आ गया 64, इक्विवेलेंट मास भी 64 है, यानी 1 मिल गया। ओके, तो ये जो है वैलेंसी 1 आ गया, मतलब मेटल हमारा +1 में है। ऑक्साइड बताना है जी, श्योर बता देंगे। इसको इधर ले आओ, इसको इधर पहुंचा दो, M2 अपना आंसर हो जाएगा। चलो, वन मोर क्वेश्चन। लिखो, in titration of 10 ml M/10 FeSO4, in titration of 10 ml M/10 FeSO4 against M/20 KMnO4 against M/20 KMnO4 against M/20 KMnO4 in acidic medium, against M/20 KMnO4 in acidic medium, find the required volume of KMnO4. Find the required volume of KMnO4. It's a very good question. चलो देखते हैं आगे। तो सुनिए मेरी बात को, सोल्यूशन देखो, एक बात कन्फर्म मानो बच्चों, KMnO4 एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, मतलब ये सामने वाले का सिर्फ ऑक्सीडेशन ही करेगा, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन का स्कोप इसके पास नहीं है। सो इट इज एन ऑक्सीडेंट।
इट इज एन ऑक्सीडेंट। ओके, तो बच्चों यहां पे जो FeSO4 है ना उसका आयरन प्लस के 2 में है, तो इसका रिडक्शन होना है तो इसका श्योर ऑक्सीडेशन होना ही होना है। ये एसिडिक मीडियम में होता है रिएक्शन, तो यहाँ पे MnSO4 बन जाता है, साथ में Fe2SO4 का होल थ्राइस बनता है, प्लस में K2SO4 बनता है, प्लस में H2। ये कुछ रिएक्शन है जो आप बैलेंसिंग में पढ़ के आ रहे हो। हाँ ठीक है, यहाँ भी H2SO4 लगा दो, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। एक ही काम करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करना, और उसके लिए अपन को एन फैक्टर निकालना है। बच्चों आयरन प्लस के 2 से ऑक्सीडाइज होके प्लस के 3 में जाता है। ओके, मैंगनीज प्लस के 7 से प्लस के 2 में आया है। याद करो इंडिया और बांग्लादेश वाला मैच BN 153। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ये लगाने वाला हूँ। सर ये Fe प्लस के 2 से, हाँ जी, प्लस 3 में जाता है, प्लस 2 प्लस 3 शो करता है, प्लस के 7 से प्लस के 2 में आता है, उसका जवाब ये रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों में इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोलरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स देता है, मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से क्या मिलते हैं, मोल मिलते हैं, मोल इनटू एन फैक्टर लगा दो। FeSO4 का मोलरिटी कितना है बच्चों, 1/10। वॉल्यूम कितना है, 10। देखो दोनों साइड वॉल्यूम को ml में कहाँ मिलो या लीटर, एक में ले लो किसी में, मैं ml यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं सामने ml में चाहिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया तो लीटर में कर लो, ml मांग रहा है तो ml रखो, दोनों साइड में या तो ml या दोनों साइड लीटर। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर अपना 5, ठीक है। सामने KMnO4। ओके बच्चों, KMnO4 का मोलरिटी 1/20 है, हाँ वॉल्यूम निकालना है जी बिल्कुल, और एन फैक्टर कितना है 5, इसको इससे उड़ाओ कितना आ गया 4, 1 0 से, ठीक है। तो वो हमने लिया है 10 ml, सो 1/10, ठीक है। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 10, एन फैक्टर कितना है 1। चलो जी आगे इसको बढ़ाएं, तो यहां से जो वॉल्यूम हमको चाहिए, जस्ट चेक इट वंस अगेन, मोलरिटी 1/10, ओके, वॉल्यूम कितना है इसका 10 हो जाएगा, एन फैक्टर कितना आ गया इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमें वॉल्यूम मिलने वाला है दैट विल बी, समवेयर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, मोलरिटी ऑफ FeSO4 दैट इज 1/10, और उसका हम जो ले रहे हैं 10 ml वॉल्यूम ले रहे हैं, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर कितना आ गया 1। ओके बच्चों, और सामने हमारा मोलरिटी है 1/20, ओके, वॉल्यूम हमें निकालना है। चलो एक बार, मुझे आंसर में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होने के चांस लग रहे हैं यहाँ पे, तो 1/20 मोलरिटी है, हाँ जी श्योर है, और वॉल्यूम की जब बात आती है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हमने V लगा दिया, और एन फैक्टर कितना है इसका 5। चलो देख लेते हैं, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 ml। ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो 4 ml KMnO4 जो है उसकी हमें नीड यहाँ पे होने वाली है हर हाल में, इसको टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, प्लीज नोट इट। तो ऐसे क्वेश्चन कई सारे यहाँ पे बनते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इनको करने के लिए अपन को मोलरिटी, नॉर्मलिटी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कई सारी चीजें आना चाहिए। एक क्वेश्चन में 5-6 कॉन्सेप्ट डाल देते हैं,